काफी रात हो चुकी थी। ली म्यू बर्फ जैसे ठंडे लोहे के बिस्तर से असहज थे, जो ऐसे शास्त्रीय रूप से शानदार कमरे के सामने स्पष्ट रूप से खड़ा था। पहले से ही 2 साल हो गए हैं, ली म्यू ने आह भरी, जो इसकी मदद नहीं कर सका। हाँ, ली म्यू का पुनर्जन्म फ्रांज जोसेफ के रूप में हुआ था, जिन्हें पूरे इतिहास में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के पुराने शासक के साथ साथ ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ के महान प्रेम के रूप में जाना जाता है। वो पवित्र रोमन सम्राट फ्रांसिस द्वितीय के पोते और आर्चड्यूक फ्रांज कार्ल और बवेरिया के राजा मैक्सिमिलियन प्रथम की बेटी राजकुमारी सोफी फ्रेडेरिका के पहले बेटे थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के संस्थापक हैब्सबर्ग राजवंश के अंतिम सम्राट फ्रांज जोसेफ प्रथम का जन्म 18 अगस्त 1830 को हुआ था। 2 दिसंबर 1848 को राज्याभिषेक हुआ और 21 नवंबर 1916 को उनकी मृत्यु हो गई। फ्रांज का जीवन उनके और भगवान के बीच एक मजाक की तरह था। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने न केवल एक शानदार रानी और प्यारे बच्चों के साथ एक परी कथा जीवन जिया, बल्कि उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य पर भी शासन किया। उन शुरुआती दिनों में फ्रांस सम्राट की उपाधि के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा, अपने राष्ट्र और अपने लोगों के साथ साथ अपने प्रियजनों को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कराया। हालांकि उनका ये सपना बाद के वर्षों में समाप्त हो गया, क्योंकि स्थिति ने उनके खिलाफ तीव्र मोड़ ले लिया और तेजी से बिगड़ गई। उसे एक के बाद एक विपत्तियां सहनी पड़ी। उनके भाई को मैक्सिको में एक गोली से मार दिया गया था। उनकी पत्नी को जिनेवा में एक इतालवी अराजकतावादी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और उनके बेटे ने कम उम्र में अपनी जान ले ली थी। उनकी पीड़ा को और बढ़ाने के लिए उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी की सबियाई माफिया द्वारा हत्या कर दी गई, और फिर बदला लेने के नाम पर उन्होंने जो युद्ध शुरू किया, उसमें लाखों लोग खून के समुद्र में मर गए। वो साम्राज्य जिसके लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया, नष्ट हो गया। फ्रांस के चाचा ऑस्ट्रियाई सम्राट फर्डिनेंड प्रथम को उत्तराधिकारी की कल्पना करने में समस्या थी, इसलिए फ्रांस को बहुत कम उम्र से ही सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा किया गया था। फ्रांस को बचपन में ही खुशियों को अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा होकर कौन बनेगा। अधिकांश अभिजात वर्ग द्वारा आनंदित नशीले सुखों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय उनका जीवन पढ़ाई में से एक था। फ्रांस का जन्म से ही पालन पोषण हुआ था। हर सुबह 4 बजे अपने जमे हुए कैंप बिस्तर से उठकर, बर्फीले पानी से नहाकर और अपने बिस्तर के पास स्टैंड पर प्रार्थना करके, क्योंकि वो एक कट्टर कैथोलिक था, उसने अपनी 12 घंटे की पढ़ाई शुरू की। अध्ययन, ये दैनिक दिनचर्या कई कड़कड़ाती सर्दियों और तीव्र गर्मियों के दौरान जारी रही, बिना किसी बदलाव के। ली म्यू के पुनर्जन्म के ठीक बाद वियना भारी बर्फ से ढक गया। उसने सोचा कि इतने ठंडे तापमान में ठंडी फुहारें उसका अंत कर देंगी। हालांकि उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो इतना मजबूत था कि उसे सर्दी भी नहीं लग सकती थी। 700 दिन और रातें बहुत सी चीजों को बदलने के लिए पर्याप्त थीं, जिनमें ली म्यू या फ्रांस भी शामिल था, जैसा कि वो अब जाना जाता था। वास्तविकता ने लोगों में नई ताकतें ला दी। हालांकि ली म्यू ने पहले कभी नहीं सोचा था कि उनके पास इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन 2 वर्षों के दौरान ली म्यू ने फ्रांस की अधिकांश आदतों को बरकरार रखा। अधिकांश समय उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसके पिछले जीवन की यादें भी वास्तविक थीं। इतिहास के घटनाक्रमों की तुलना करने के बाद ली म्यू को निराशा हुई कि ये दुनिया और जिस दुनिया को वो पहले जानता था वो बिल्कुल एक जैसी थी, यहाँ तक कि छोटी ऐतिहासिक घटनाओं तक, जैसे कि जर्मन क्षेत्र में आलू की कमी। एक शौकिया इतिहासकार के रूप में उन्होंने अपने पिछले जीवन में ऑस्ट्रियाई इतिहास के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानते थे कि एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध ऑस्ट्रिया की उपस्थिति एक ठोस वास्तविकता से बहुत दूर थी। ताश के पत्तों की तरह ये सब हल्के से स्पर्श से बिखर जाएगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य अभी भी पूरे जोश में था। यह वियना सम्मेलन का नेता था, फ्रांस के खिलाफ युद्ध के बाद यूरोप में नियम निर्माता था, यूरोप की सैन्य ताकत थी। ली म्यू के अलावा कोई नहीं जानता था कि यूरोप में अग्रणी साम्राज्य 2 साल बाद महान क्रांति में ढह जाएगा, या ये कि 1849 में इसे मिटा दिया गया होता यदि अन्य यूरोपीय शक्तियों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यह बच गया। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने अपनी शक्ति कम होते देखी। कूटनीतिक विफलताओं के कारण सैन्य विफलताओं की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। पहले ऑस्ट्रियाई फ्रांसीसी युद्ध में हार हुई, उसके बाद ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध में हार हुई। अंततः इटालियंस ने भी ऑस्ट्रिया की कमजोर और युद्धग्रस्त स्थिति का फायदा उठाया। उन सभी विफलताओं ने केंद्र सरकार के अधिकार पर भारी असर डाला और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को समझौता करने और विकेंद्रीकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वो द्वैतवादी ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य बन गया। ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया आकस्मिकताओं से भरी थी, और ली म्यू ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वो मूल फ्रांस से बेहतर चीजों को संभाल सकते हैं।
परिणामस्वरूप ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को बचाना उसका लक्ष्य बन गया। बेशक वो सिंहासन पर दावा छोड़ सकता था और एक सुरक्षित स्थान पर एक खुशहाल अमीर आदमी बनना चुन सकता था, जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। समस्या ये थी कि 2 साल तक एक कुलीन व्यक्ति के रूप में रहने के बाद महत्वाकांक्षा की चिंगारी ने उसके दिल में जगह बना ली थी। जीवन बेहद छोटा था, अधिकतम केवल दशकों तक चलने वाला। यहाँ युग नायक के रूप में अवतरित होकर विश्व के शीर्ष पर आसीन होने के बाद वे पीछे क्यों हटेंगे? बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन फ्रांज अपने देश को बचाने की योजना में लीन था, जिसे उसने अनगिनत बार संशोधित किया था। आर्कड्यूक, यह आपकी कक्षा का समय है, नौकरानी ने उसे याद दिलाया। उसकी फुसफुसाहट ने फ्रांज को उसके सपने से जगा दिया। मैं तुम्हें सुनता हूँ, फ्रांज ने अनिच्छा से उत्तर दिया। चूंकि ली म्यू उस काल के इतिहास का इतना अच्छा छात्र था, फ्रांज अपने सभी दर्जनों विषयों राजनीति, इतिहास, दर्शन, भाषा, धर्म सहित अन्य में औसत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था। औसत का मतलब था कि वो सभी अंकों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सकता है। यदि नहीं तो पूर्णांकित करना उत्तर होगा। हालांकि अपने 2 छोटे भाइयों की तुलना में, जिनके साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, फ्रांज निश्चित रूप से एक अच्छे छात्र थे, यहाँ तक कि एक शीर्ष छात्र भी। वास्तव में उनके बीच का अंतर विभिन्न मानकों का परिणाम था। उनकी माँ, राजकुमारी सोफी, उनसे सर्वश्रेष्ठ की मांग करती थी, जबकि उनके 2 छोटे भाइयों से वो केवल औसत काम की मांग करती थी। फ्रांज की राय में जिस तरह की शिक्षा उन्हें दी गई वो मूलतः असफल थी। याद रखने के लिए बहुत अधिक सामग्री और सोचने के लिए बहुत कम समय। हालांकि उस समय परिवार के दुर्भाग्य को देखते हुए इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उनके पिता और चाचा दोनों के पास दिमाग की कमी थी, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाने वाली साम्राज्यवाद की कला की विरासत बाधित हो गई थी। फ्रांस की सभी पढ़ाई की व्यवस्था एक वफादार कैथोलिक सोफी ने की थी। वो फ्रांस के प्रति असाधारण रूप से सख्त थी, क्योंकि उसका मानना था कि सिंहासन के उत्तराधिकारी को भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए और भावना दिखाना विनाशकारी साबित हो सकता है। अपनी मातृभाषा के अलावा फ्रांज, जो 8 साल की उम्र में फ्रेंच में लिख सकते थे, ने 11 साल की उम्र में हंगेरियन, चेक और इतालवी भाषा सीखी और 13 साल की उम्र में लैटिन और ग्रीक भाषा में महारत हासिल की। दुर्भाग्य से ली म्यू को फ्रांस से सीखने की क्षमता नहीं मिली। जैसे जैसे वो अपने पिछले ज्ञान पर निर्भर रहने की कोशिश कर रहा था, उसका प्रदर्शन और भी बदतर होता गया। फ्रांस, जो, जैसा कि हम इतिहास से जानते थे, 8 भाषाओं में पारंगत था और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की लगभग सभी राष्ट्रीय भाषाएं बोल सकता था, बहुत दूर चला गया था। जबकि अब हमारे पास केवल ये फ्रांस था, जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। फ्रांस, हाल ही में आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपने पाठ्यक्रम में इतने पीछे क्यों हो गए हैं? इससे पहले कि फ्रांस कुछ समझा पाता, उसकी माँ, बवेरियन राजकुमारी सोफी ने अधीरता से यह बात कह दी। ये फ्रांस के रूप में पुनर्जन्म लेने का परिणाम था। समय बीतने के साथ साथ उसने कई तरीकों से एक अच्छे लड़के की अपनी सार्वजनिक छवि के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, और उसके कम ग्रेड इसका संकेत थे। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि यह सब आपकी वजह से है, प्रिय माँ। आपने मेरे पाठ्यक्रम को इस हद तक निर्धारित कर दिया है कि मैं अभिभूत हो गया हूँ। लेकिन इससे भी अधिक, यह मत भूलिए कि मेरे पास पहले से ही सभी अभिजात वर्ग के बीच सबसे भारी वर्ग भार है पूरे यूरोपीय महाद्वीप में। फ्रांस ने पलटवार किया। फ्रांस, क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं? श्रीमती सोफी से पूछा। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। प्रिय माँ, मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बस आपको मुझ पर रखे गए असहनीय भारी काम के बोझ की सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। मेरे पास अपने पाठ्यक्रमों के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त ऊर्जा और समय है, और फिर भी आपने हाल ही में मुझ पर अतिरिक्त सैन्य प्रशिक्षण थोप दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे तनाव के कारण मेरा प्रदर्शन प्रभावित होगा। वास्तव में इन अनावश्यक पाठ्यक्रमों में से कुछ से छुटकारा पाना कैसा रहेगा ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं? फ्रांज ने जोर देकर कहा। तो फिर, प्रिय फ्रांज, क्या आप सोचते हैं कि आप बड़े हो गए हैं और आपको अपनी मां की अवज्ञा करने का अधिकार है? राजकुमारी सोफी से व्यंग्यपूर्वक प्रश्न किया। अपनी मां के चेहरे को देखकर फ्रांज को कुछ अशुभ का आभास हुआ, और उनका मानना था कि उन्होंने नियंत्रण बनाए रखने की अपनी मां की इच्छा को बहुत कम आंका था। जब एक माँ किसी ऐसी बात पर अड़ी रहती है जिसे वह अपने बच्चे के लिए अच्छा मानती है, तो उसे अन्यथा ऐसा करने के लिए मनाने का प्रयास करना सबसे मूर्खतापूर्ण होगा। फिर भी फ्रांज पीछे नहीं हट सका, अन्यथा आने वाले दिनों में उनके लिए चीजें और भी कठिन होती जाएंगी। माँ, मुझे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अलग अलग चीजें सीखने की जरूरत है जो औसत आदमी नहीं सीखता, फ्रांज ने कहा। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति बनी। चूंकि आप एक सम्राट का पालन पोषण करना चाहते हैं, न कि एक विद्वान, इन सभी विविध पाठ्यक्रमों का किसी देश पर शासन करने से क्या संबंध होगा?
यदि आपको लगता है कि मैं सुस्ती कर रहा हूं, तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं। मेरे पास अब 28 विषय हैं, जिनमें प्रतिदिन 2 घंटे का सैन्य प्रशिक्षण शामिल नहीं है। फ्रांस के शब्दों ने राजकुमारी सोफी को सोच में डाल दिया। दूसरों की तुलना में यूरोपीय शिक्षा में एक अंतर था। बच्चों के लिए अपने माता पिता से बात करना काफी आम था, और कभी कभी माता पिता आपत्ति को भी स्वीकार कर लेते थे यदि यह उनके लिए समझ में आता था। हालांकि शासक वर्ग के लिए रूढ़िवादी उम्र में आज्ञाकारी कार्यकर्ताओं का पोषण करना मुख्यधारा का शिक्षा मॉडल था, लेकिन किसी ने भी इसे राजकुमार फ्रांस पर थोपने की हिम्मत नहीं की। यूरोपीय अभिजात वर्ग की दीर्घायु वास्तव में बच्चों की शिक्षा पर उनकी उन्नत अवधारणा में निहित थी, भले ही वे अपने हितों के कारण राजनीति के संबंध में रूढ़िवादी थे। लंबे समय तक इंतजार किए बिना श्रीमती सोफी ने कुछ हद तक फ्रांस की राय को स्वीकार कर लिया था, यहाँ तक कि उसके मन में संदेह भी था। यही कारण है कि वो एक और प्रश्न के साथ वापस आए। फिर आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? माँ, मैं पहले से ही 16 साल का हूँ और अब एक नासमझ बच्चा नहीं हूँ, फ्रांस ने गंभीरता से तर्क दिया। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं और मुझे आगे क्या करने की जरूरत है। सैद्धांतिक ज्ञान हमेशा सामाजिक वास्तविकता से सहमत नहीं होता है, विशेष रूप से मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं, जो अपने जन्म के बाद से मुश्किल से महल से बाहर निकला हूं, केवल वही देख या जान सकता हूं जो आप चाहते हैं कि मैं देख या जानूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे शिक्षक अक्सर मेरे प्रश्नों से स्तब्ध रह जाते थे क्योंकि आप लोग मुझे जो ज्ञान देते हैं वो छिद्रों और संदेहों से भरा होता है। मैं वास्तव में कभी नहीं जानता कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का असली रंग क्या है या दुनिया वास्तव में कैसी है। यदि मैं चारों ओर घूमकर इसका सर्वेक्षण नहीं करूंगा तो मेरे पास देश के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव होगा। अन्यथा मैं बिल्कुल अपने चाचा की तरह बन जाऊंगा, एक सम्राट जो कठपुतली की तरह आराम महसूस करता है। फ्रांस के अप्रत्यक्ष आरोप और अशिष्टता के कारण राजकुमारी सोफी के चेहरे पर अचानक क्रोध की झलक दिखाई दी। अपनी शाही परवरिश के कारण श्रीमती सोफी ने तुरंत अपना गुस्सा शांत कर लिया। फ्रांस, इस तथ्य को मत भूलो कि तुम केवल 16 वर्ष के हो, जिसका अर्थ है कि तुम्हारे पास इस देश को समझने के लिए बहुत समय है। अभी तुम्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है अध्ययन। कोई मां नहीं, फ्रांस ने जानबूझकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। जितना आप सोचते हैं मेरे पास उतना समय नहीं है। जैसा कि आप सोचते हैं, इस देश को जानने का समय आएगा, तो इस देश की वास्तविक स्थिति मेरी समझ से परे होगी। नौकरशाहों के पास 1000 तरीके हैं कि वे मुझे जो दिखाना चाहते हैं उससे मेरी आंखें मूंद लें, जबकि वास्तविक स्थिति मेरे लिए बहुत दूर है। फ्रांस, तुम बहुत ज्यादा शक्की हो और मैं नहीं मानता कि दुनिया उतनी बुरी है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहते हो तो अखबारों में जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो। राजकुमारी सोफी का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी प्यारी माँ, यह मत भूलो कि संदेह एक योग्य राजा के सबसे केंद्रीय लक्षणों में से एक है। जहां तक अखबारों की बात है, तो क्या आप प्रकाशन की सेंसरशिप के बारे में मेरी तरह नहीं जानते? फ्रांस ने सवाल किया। समाचार पत्र पढ़कर दुनिया के बारे में जाने? इस विचार ने तुरंत फ्रांस को चीन के इतिहास में एक व्यक्ति युआन शेहकाई की याद दिला दी, जो ऐसा करने से ही भंडाफोड़ हो गया था और फिर उसका नाम कीचड़ हो गया था। क्या ऑस्ट्रिया में दोहराया जाएगा वही इतिहास? फ्रांस के लिए इस बारे में निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हालांकि एक अखबार प्रकाशित करना, जैसा कि उन्होंने चीन के इतिहास में युआन शेहकाई के लिए किया था, यदि आवश्यक हो तो विशेष हितों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो और उसकी मां दोनों ही गतिरोध में पड़ गए क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ देर तक गतिरोध चलने के बाद फ्रांस ने बर्फ तोड़ने की पेशकश की। प्रिय मां, क्या आपने जर्मन क्षेत्र में फसल की बर्बादी की खबर पर ध्यान दिया है? थोड़ा सा, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? श्रीमती सोफी ने पूछा। अपना सिर हिलाते हुए फ्रांस ने कहा, यह अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा। भोजन की कमी का मतलब जीवन स्तर में गिरावट है, और यदि स्थानीय सरकार द्वारा उचित रूप से नहीं संभाला गया तो यह विद्रोह को भड़का देगा। विद्रोह को निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा और वियना से मार्ग बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जनता और सरकार के बीच तनाव बढ़ जाएगा। अल्पावधि में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, पूंजीपतियों के पास सस्ती श्रम शक्ति होगी। यही कारण है कि ऑस्ट्रिया और भी अधिक समृद्ध होगा, लेकिन दबा हुआ संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और भड़क उठेगा। इसके बारे में सोचो। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस, तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। श्रीमती सोफी ने उदासीनता से कहा। नहीं, मैं नहीं हूं। फ्रांस ने गंभीरता से कहा, प्रिय मां, मैंने फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। 1788 में फ्रांस में सूखे के कारण खाद्य उत्पादन में गिरावट आई, जिससे प्रजा को कठिन जीवन जीना पड़ा। घरेलू पूंजीपति वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच तनाव तेज हो गया, ठीक वैसे ही जैसे ऑस्ट्रिया में हमारे वर्तमान सुधारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच था।
अंततः सरकार ने कुलीन वर्ग की ओर से करों में वृद्धि करके पूंजीपति वर्ग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिर क्रांति भड़क उठी जिसने बौबन राजवंश को नष्ट कर दिया। आपका मतलब है कि ऑस्ट्रिया में क्रांति होगी? फ्रांज, क्या आप सचमुच मुझसे इस पर विश्वास करने की उम्मीद करते हैं? श्रीमती सोफी ने गुस्से में पूछा। फ्रांज ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, ये सिर्फ मेरा मोटा व्यक्तिगत निर्णय है। क्या ऑस्ट्रिया में क्रांति होगी? इसका उत्तर देने के लिए मुझे निष्कर्ष निकालने के लिए अधिक जानकारी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। मेरा मानना है कि यह विषय उस घटिया होमवर्क से कहीं अधिक गंभीर है। सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे इस प्राचीन साम्राज्य की वास्तविक स्थिति को समझने की आवश्यकता है। सब कुछ कहने के बाद फ्रांज ने बड़ी मुश्किल से अपनी मां को आश्वस्त किया कि वो उसे अपना कार्यक्रम स्वयं व्यवस्थित करने दे। फिर भी उसका कार्यक्रम मूल रूप से निर्बाध रूप से चलता रहा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कुछ चीजों में कटौती की गई थी। फ्रांज ने धर्म, भाषा और कला जैसे जिन पाठ्यक्रमों को बेकार समझा था, उन्हें कम कर दिया गया। यदि राजकुमारी सोफी की लगातार आपत्तियां न होती तो राजनीति का अध्ययन करने में बिताया गया समय भी कम हो जाता। फ्रांज ने इन विषयों को बेकार समझने का मुख्य कारण ये था कि वे 100 साल पहले से अपरिवर्तित थे। कुलीनता सर्वोच्च थी, वीरता पवित्र थी। वर्चस्व की अतिरंजित ताकत के लिए फ्रांज को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। किंगक्राफ्ट पर काम छोटा कर दिया गया और गुप्त चालबाजी को पूरी तरह से हटा दिया गया। उक्त के संबंध में उनके अध्ययन में इस तरह की पंक्तियां शामिल हो सकती हैं। एक सम्राट जिसने अपना क्रोध दिखाया वो सरदारों को भी घुटनों पर ला सकता था। क्या इसका उद्देश्य किसी सम्राट का उत्थान करना था या प्रजा पर प्रभाव डालना था? यदि किसी सम्राट का पालन पोषण इस तरह के विचार के आधार पर किया जाता तो ऑस्ट्रिया की जटिल स्थिति में उसे निश्चित रूप से बहुत पहले गिलोटिन पर भेज दिया जाता। अगर रास्ते में कुछ नहीं आया तो 2 साल बाद फ्रांस को इस प्राचीन साम्राज्य का सिंहासन विरासत में मिलेगा। 1846 बीत चुका था, जिसका मतलब था कि उनके लिए समय खत्म हो रहा था। क्या उन्हें जल्दी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? ये स्पष्टतः असंभव था। जो कुछ भी इतिहास की बड़ी तस्वीर बदल देगा वो भविष्य में अनिश्चितता भी लाएगा, इसलिए फ्रांज उत्तराधिकार से पहले जोखिम नहीं लेने वाला था। बेशक अगर वो जोर देता तो वो कोशिश कर सकता था, लेकिन एक कमजोर 16 साल के बच्चे के रूप में वो महत्वपूर्ण मामलों में ज्यादा आवाज उठाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि वो सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, फ्रांज अपनी उम्र नहीं बदल सका, जो राजनीति में एक कमजोरी के रूप में सामने आया। हालांकि इसने उसे चीजों को भड़काने से नहीं रोका। अक्सर ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे का आदमी अग्रिम पंक्ति के सैनिक से आगे रहता है। उदाहरण के लिए फ्रांज एक किंवदंती से मिलने जाने वाला था, आर्चड्यूक कार्ल। सबसे महान जनरल के रूप में उन्होंने फ्रांसीसी सेना को कई बार हराया था और उन्हें 25 साल की उम्र में मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उल्लेख नहीं है वो एकमात्र जनरल थे उन मित्र राष्ट्रों के बीच जिनसे नेपोलियन डरता था। यदि विनीस सरकार अपने द्वारा उठाए गए अच्छे हाथ का उपयोग करने में असमर्थ नहीं होती तो रूसियों के हस्तक्षेप से पहले ही नेपोलियन युद्ध समाप्त हो गया होता और ऑस्ट्रिया को नीदरलैंड को नहीं खोना पड़ता। एक व्यक्ति जिसने सम्राट की अक्षमता को उजागर किया, निस्संदेह उसका कोई भला नहीं हुआ, खासकर तब जब वो व्यक्ति आर्चड्यूक कार्ल था जो शाही परिवार से आया था। सौभाग्य से ऑस्ट्रियाई सम्राट फ्रांज प्रथम, फ्रांज के दादा, निर्दयी नहीं थे जिसने इस दिग्गज मार्शल को सक्रिय रहने की अनुमति दी। हालांकि सैन्य विज्ञान में क्षमता राजनीति में प्रभावशीलता के बराबर नहीं थी। ऑस्ट्रियाई सेना में सुधार के लिए आर्चड्यूक का इस्तेमाल करने के बाद उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पद छोड़ने और घर लौटने के लिए मजबूर करने के लिए एक छोटी सी चाल चली। तब से आर्चड्यूक कार्ल ने सैन्य सिद्धांतों का अध्ययन करने और द टैक्टिक्स ऑफ जनरल्स 1796 में जर्मन युद्ध के रणनीतिक सिद्धांत, 1799 में जर्मन और स्विस युद्धों का इतिहास इत्यादि जैसी सैन्य पुस्तकों की रचना पर ध्यान केंद्रित किया था। उस पीढ़ी का एक महान सैन्यवादी उभरा था। आर्चड्यूक कार्ल का मानना था कि सैन्य विज्ञान में 2 भाग होते हैं, रणनीति और रणनीति। रणनीति सर्वोच्च कमांडरों का विज्ञान था जिसका कार्य युद्ध योजना तैयार करना और सैन्य संचालन निर्धारित करना था। रणनीति के अधीन रणनीति सभी स्तरों पर कमांडरों की कला थी। रणनीति और रणनीति दोनों विशिष्ट नियमों या सिद्धांतों से बनी थी और आवश्यक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सशस्त्र बलों का सही ढंग से पता लगाना और यह सुनिश्चित करना था कि दोनों घटक, रणनीति और रणनीति, सद्भाव में काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल क्या है, सर्वोत्तम प्रभाव के लिए सही समय पर युद्धाभ्यास करना महत्वपूर्ण था। इसलिए जीतने का सबसे प्रभावी तरीका सैनिकों को एकजुट करना और समय का सही आकलन करना था। एक अन्य बिंदु एक महत्वपूर्ण स्थान पर अत्यधिक लाभ प्राप्त करना था। सेनाओं की ताकत का तात्पर्य न केवल सैनिकों की संख्या से है
बल्कि अन्य बातों के अलावा सेना के मनोबल, कमांडरों की क्षमता और इलाके की स्थितियों से भी है। आर्चड्यूक कार्ल ने भी युद्ध को हमले और बचाव में विभाजित किया। हमलावर की भूमिका को अधिक अनुकूल माना जाता था, जबकि बचाव केवल तभी मजबूत होता था जब इसे इस तरह से योजनाबद्ध किया जाता था कि यह एक हमले में बदल सके। उन्होंने सैन्य भंडार की अवधारणा पेश की, जो युद्ध क्षेत्र की आपात स्थितियों के लिए आवश्यक थी, चाहे हमला करना हो या बचाव करना। आर्चड्यूक कार्ल का मानना था कि कमांडर, जिसका कौशल जन्मजात नहीं था बल्कि ज्ञान और अनुभव से पैदा हुआ था, देश और लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु में एक निर्णायक कारक था। एक योग्य कमांडर इन चीफ को युद्ध के सार की गहरी समझ, सैन्य कार्रवाई के नियमों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और अपने स्वयं के अनुभव और दूसरों दोनों को लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कुशलतापूर्वक विभिन्न सैन्य सिद्धांतों को संभालता है। ये शर्म की बात होगी अगर फ्रांज ने पुनर्जन्म के रूप में ऐसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट का उपयोग नहीं किया। जहां तक सैन्य सुधार की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सही रास्ता है, लेकिन फ्रांज अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ आर्चड्यूक के घर से चला गया। उनकी बातचीत सौहार्दपूर्ण लग रही थी और फ्रांज अब कार्ल का छात्र था। आर्चड्यूक कार्ल की प्राथमिकता ऑस्ट्रियाई सेना का निरंतर महत्वपूर्ण सुधार था और उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण बाधा केंद्र सरकार में एक मजबूत समर्थक की आवश्यकता थी। फ्रांज की उपस्थिति से यह समस्या हल हो गई। सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में फ्रांज ने कार्ल के सैन्य दर्शन की ताकत को पहचाना और उन्होंने सैन्य सुधार की दिशा में उनके प्रयासों का समर्थन करना उचित समझा। वहां से एक चीज दूसरी चीज की ओर ले गई। ऑस्ट्रियाई सम्राट फर्डिनेंड प्रथम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था और वो सरकारी मामलों का बिल्कुल भी प्रबंधन नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये था कि जैसे ही क्राउन प्रिंस फ्रांज वयस्कता तक पहुंचे, वो राजनीति में भाग लेना शुरू कर सकते थे। ज्यादा समय नहीं बीता जब आर्चड्यूक कार्ल सहित कई लोग प्रधानमंत्री मेटरनिख से इतने नाखुश हो गए कि वे उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। फ्रांज ने बिल्कुल सही समय पर कदम रखा। कार्ल के पास फ्रांज की रीजेंसी का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक वो बहुत मूर्ख नहीं था, फ्रांज सेना को अपने पक्ष में रखते हुए समय से पहले सत्ता ले सकता था। आर्कड्यूक कार्ल के साथ बैठक के दौरान फ्रांज ने बातचीत में अपनी कुछ व्यक्तिगत राय शामिल की, जिसमें प्रशिया स्टाफ प्रणाली, नए युग में सैन्य प्रशिक्षण और सामरिक आदेशों पर उनके विचार शामिल थे। फ्रांस के कई ताज़ा प्रस्ताव आर्चड्यूक कार्ल के लिए बहुत दिलचस्प थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में अपनी नई सैन्य अवधारणा में कितने जोड़ेंगे। बैठक के अंत में फ्रांज ने सुझाव दिया कि आर्चड्यूक कार्ल को ऑस्ट्रियाई सेना के सुधार के लिए एक योजना बनानी चाहिए। अगर फ्रांज ने सैन्य वर्दी नहीं पहनी होती तो बातचीत इतनी अच्छी नहीं होती, चाहे वो इसे स्वीकार करने को तैयार हो या नहीं। इसके बाद क्या आर्चड्यूक कार्ल फ्रांज की शक्ति के सामने खुद को झुकाएगा? फ्रांज के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। फ्रांज को अपना पूरा समर्थन देगा। उनके साथ अच्छी तरह से घुलने मिलने का कारण बस इतना था कि वे एक जैसे सोचते थे और फ्रांस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, जिसे एक के रूप में उठाया गया था बचपन से सैनिक। जबकि आर्चड्यूक कार्ल ने सैन्य ज्ञान के क्षेत्र में फ्रांज का सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन किया, फ्रांज ने उसकी देखभाल की, जिससे ड्यूक को यह आभास हुआ कि फ्रांज उसके प्रशंसकों में से एक था। यदि इसका मतलब यह है कि उनके दर्शन को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, तो आर्चड्यूक कार्ल को एक नए प्रशिक्षु, क्राउन प्रिंस को लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः दोनों व्यक्तियों का संबंध पूरी तरह से उनके राजनीतिक हितों पर आधारित था। हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में आर्चड्यूक कार्ल राजनीति में असफल रहे थे। इस बिंदु तक वो एक अनुभवी, चतुर लोमड़ी बन गए थे और उन्होंने अपने आगमन से पहले ही फ्रांज के अधिकांश हितों का पता लगा लिया था। आर्चड्यूक कार्ल को ऐसा लगता था कि फ्रांस सेना पर प्रभाव डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था और बदले में फ्रांस भविष्य में कार्ल के सैन्य सुधार का समर्थन करेगा। जहां तक फ्रांस के सैन्य सिद्धांतों का सवाल है, आर्चड्यूक कार्ल ने उन्हें मुख्य रूप से बचकानी शेखी बघाड़ने वाले के रूप में देखा और केवल ईश्वर ही जानता था कि उसके दिमाग में ये सभी विचार किसने भरे थे। वो जो कर सकता था उसका उपयोग करता था और जो नहीं कर सकता था उसे भूल जाता था। बावजूद इसके, ऐसी छोटी मोटी जानकारियों से दोनों के बीच राजनीतिक सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चूंकि यूरोपीय उत्तराधिकार अधिनियम पारित हो चुका था, आर्चड्यूक कार्ल जैसे सैन्य व्यक्ति और फ्रांस जैसे उत्तराधिकारी के बीच राजनीतिक सहयोग न केवल मानक और वैध था, बल्कि अचूक भी था। ऐतिहासिक रूप से फ्रांस के प्रधानमंत्री मेटरनिच के साथ एक गुरु और मित्र दोनों के रूप में अच्छे संबंध थे और किसी को भी उनके रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। फ्रांस सिंहासन के लिए दूसरे नंबर पर था, लेकिन वो क्राउन प्रिंस बन गया क्योंकि उसके पिता फ्रांज कार्ल नर्म दिमाग के थे और किसी ने भी उस जैसे दूसरे सम्राट का प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना सबक अंकल फर्डिनेंड प्रथम से सीखा था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य सम्मान का देश था
और उनके पिता ने बार बार और सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर किसी भी दावे को त्याग दिया था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्या वो वास्तव में यही चाहता था, फिर भी इन बयानों को वापस नहीं लिया जा सका। फ्रांज अब सेना का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, हालांकि यह सार्वजनिक रूप से उसके सीखने के लिए बस एक आवश्यकता थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के रूप में फ्रांज उसकी सेना से कैसे परिचित नहीं हो सकता था? अपनी प्रारंभिक मुलाकात के बाद के दिनों में फ्रांज सेना का अध्ययन करने के लिए अक्सर आर्चड्यूक कार्ल के घर जाते थे। 19वीं सदी का ऑस्ट्रिया अभी भी कुलीनों की दुनिया थी और अभिजात वर्ग के बीच फ्रांज ने कई महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात की, जैसे कि जोसेफ जेलेचिक, वेंडिश ग्रेट्स और रेड्स्की। नोट: ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के 3 उद्धारकर्ता थे। रेड्स्की ने इतालवी क्रांति को दबा दिया, वेंडिश ग्रेट्स ने प्राग विद्रोह को रद्द कर दिया और जोसेफ जेलेसिक ने हंगेरियन क्रांति को रोक दिया। फ्रांज अभी तक इन लोगों को अपने अधीन नहीं कर सका, लेकिन कम से कम उसने उनसे जान पहचान बना ली थी और शायद एक दिन वे उसकी योजना में भूमिका निभाएंगे। इस बीच हर कोई खुश था। अगले सम्राट से दोस्ती करने से कौन इनकार करेगा? फ्रांज की योजना सेना के सर्वोच्च अधिकारी से संपर्क करने की थी, क्योंकि केवल उनके समर्थन से ही वह आने वाले विद्रोह को कुशलतापूर्वक कुचल सकता था। फ्रांज, कल एक सैन्य बैठक होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको उपस्थित होने में रुचि होगी? अल्ब्रेक्ट फ्रेडरिक रुडोल्फ ने पूछा। नोट: अल्ब्रेक्ट फ्रेडरिक रुडोल्फ आर्चड्यूक कार्ल के सबसे बड़े बेटे और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अंतिम सैन्य सेलिब्रिटी थे, जिन्हें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस के फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अल्ब्रेक्ट, इसे भूल जाओ। वो मुलाकात मुझे मौत के घाट उतार देगी। मुझे बूढ़े लोगों के झुंड की दलीलें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फ्रांज ने उदासीनता से कहा। सबसे पहले उन्हें ऐसी बैठकों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन पहली कुछ बैठकों में भाग लेने के बाद उन्हें निराशा हुई। ये बैठक रईसों के एक बड़े समूह से बनी थी जो ऑस्ट्रियाई सेना में अधिकारी थे। उनमें से अधिकांश ने केवल संख्याएं बनाने के लिए गड़बड़ी की, हालांकि उनमें से कुछ के बीच कुछ प्रतिभा थी। यदि उन्होंने उनके उदाहरण का अनुसरण किया तो फ्रांज 10 साल से भी कम समय में सेना में भर्ती होने की दिनचर्या से गुजरे बिना ही जनरल बन जाएंगे। मार्शल के अलावा, जिनके पास सोना था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सैनिक हर जगह जमीन पर थे। इन अराजक दिनों में तथाकथित सैन्य सम्मेलन औसत के अलावा कुछ भी नहीं था। सबसे मूल्यवान मार्शलों के अलावा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के जनरलों के जूते जमीन पर थे और इसलिए सैन्य बैठकें बहुत कम औपचारिक हो गईं। ऐसी बैठकों में वास्तविक मुद्दों को कभी भी चर्चा के लिए नहीं लाया जाएगा। वास्तव में यदि सम्मेलन न होता तो बैठकें पहले ही रद्द कर दी गई होती। ठीक है, चूंकि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अल्ब्रेक्ट ने उसी उदासीन स्वर में कहा जिसका प्रयोग फ्रांज ने किया था। फ्रांज अल्ब्रेक्ट को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने अल्ब्रेक्ट को कम महत्व देने की हिम्मत नहीं की, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वह मार्च क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति होंगे और जिन्होंने सीधे तौर पर फर्डिनेंड प्रथम के पदत्याग में मदद की थी। कौन विश्वास करेगा कि कोई अंदरूनी व्यक्ति उसके साथ काम नहीं कर रहा था? यह जरूरी था कि वह मार्च क्रांति की घटनाओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार व्यक्ति को वियना से बहिष्कृत कर दिया जाए, हालांकि वो जल्द ही सत्ता के केंद्र में लौट आएगा। फ्रांज को इस प्रकार के अंदरूनी लेन देन से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो अंतिम लाभार्थी था। वैसे भी वो अपने चाचा के त्याग के बाद ही सम्राट बन सका। इसके अलावा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य काफी मजबूत लग रहा था और अगर सरकार की समस्याएं नहीं होती तो यह इतनी तेजी से खराब नहीं होता। उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और स्पेन को अभी भी 5 प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के रूप में जाना जाता था। प्रशिया भी पीछे नहीं थी। हालांकि ऑस्ट्रियाई अभिजात वर्ग का जीवन असाधारण था, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी बहुत सारा पैसा खर्च करना। फ्रांज की एकमात्र आय उसके माता पिता द्वारा, विशेष रूप से उसकी मां द्वारा दी गई पॉकेट मनी थी और वह सीमित थी। उसके नाम पर संपत्ति थी, लेकिन फ्रांज को अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई थी। परिवार का वित्त उनकी मां के नियंत्रण में था। इस तथ्य के प्रति उनके पिता उदासीन थे। निस्संदेह उसकी स्थिति को देखते हुए पैसा प्राप्त करना मामूली बात हो सकती है। हालांकि फ्रांज ने अपनी प्रतिष्ठा को संजोया, इसलिए जबरन वसूली जैसी किसी बात का सवाल ही नहीं उठता। यूरोप के मौजूदा माहौल को देखते हुए यह उद्योगों में निवेश करने का भी अच्छा समय नहीं था। फरवरी क्रांति फ्रांस में शुरू होने वाली थी और फिर क्रांति तेजी से पूरे यूरोपीय महाद्वीप में फैल जाएगी। रूस को छोड़कर हर जगह बहुत नुकसान होगा। ऐतिहासिक रूप से फ्रांस को पता था वियना विद्रोहियों के नियंत्रण में समय बिताएगा। यदि विद्रोहियों ने उसकी फैक्ट्रियां जला दी तो वो किसके पास दौड़कर रो सकता था? त्वरित, अनैतिक मुनाफे वाले सभी व्यवसायों, जैसे कि हथियार दोबारा बेचना, नशीली दवाओं का व्यापार करना,
नकली पैसे बनाना और लॉटरी टिकट जारी करना पर विचार करने के बाद फ्रांज ने फैसला किया कि खनन और डूबे हुए खजाने को बचाना उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि कुछ गणनाओं के बाद फ्रांज को अनिच्छा से इन सभी आकर्षक विकल्पों को छोड़ना पड़ा। कारण स्पष्ट था, वो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, किसी पुराने पूंजीपति का नहीं। रूढ़िवादी एक पूंजीवादी सम्राट को देखकर निराश होंगे, और फ्रांस को पता था कि उन्हें उनके समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि वियना में क्रांति निकट थी। फ्रांस, क्या तुम फिर से पढ़ाई कर रहे हो? युवाओं को सक्रिय होना चाहिए, और फिर भी तुम इतने सुस्त हो। तुम मेरे साथ शिकार करने क्यों नहीं आते? यह उनके पिता आर्चड्यूक फ्रांचकाल बहुत अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति थे। उनका पसंदीदा शौक शिकार करना प्रतीत होता था। उनका दूसरा पसंदीदा अपने बेटों के साथ शिकार करना था। रीजेंसी कमेटी के सदस्यों में आर्कड्यूक फ्रांचकाल अदृश्य थे। जन्मजात दोषों के कारण उनकी बुद्धि इतनी कम थी कि उनके लिए राजनीतिक मामलों में भाग लेना बहुत कठिन था। यदि यह उनकी उच्च स्थिति के लिए नहीं होता, तो ऑस्ट्रियाई रीजेंसी समिति ने उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया होता। पिताजी, आप अकेले क्यों नहीं जाते? मेरे पास आज शिकार के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं आर्चड्यूक लुइस से मिलने जा रहा हूं। फ्रांज ने झट से मना कर दिया। एक युवा व्यक्ति के लिए यही समस्या थी। उसे हमेशा एक बच्चे के रूप में देखा जाता था, भले ही वह यथासंभव परिपक्व दिखने की कोशिश करता था। आर्चड्यूक फ्रांचकाल एक अच्छे पिता थे और फ्रांच के बारे में तब भी चिंतित रहते थे जब फ्रांच सामान्य थे, लेकिन इस तरह की चिंता अब फ्रांच के लिए बहुत ज्यादा थी। माँ, जैसा कि आप जानती हैं, मेरे खर्चे कुछ हद तक बढ़ गए हैं। तो आप अपनी संपत्ति वापस अपने नाम पर चाहते हैं, है ना? राजकुमारी सोफी इतनी अधीर थी कि वो फ्रांच की सजा पूरी होने तक इंतजार नहीं कर पा रही थी। एक आर्चड्यूक ऑस्ट्रिया के रूप में वो बिना किसी संपत्ति के कैसे रह सकता था? तीसरी पीढ़ी के पहले जन्मे लड़के के रूप में फ्रांच को उसके दादा द्वारा आर्कड्यूक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। फ्रांच के स्वस्थ दिमाग होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें ऐसा करने में खुशी हुई, क्योंकि उनके पिता और उनके चाचा दोनों मानसिक रूप से सक्षम थे। लेकिन फ्रांच की उपाधि केवल खोखली थी और उसकी उपनगरीय भूमि ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से बाहर थी, जिससे उसे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। हाब्सबर्ग परिवार में फ्रांस जैसे कई नामात्र के ड्यूक थे। किसी को यरूशलेम का राजा कहा जा सकता है, लेकिन वो उसका सच्चा राजा तभी बनेगा जब किसी दिन ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा कर लिया। आपको लाड़ प्यार देने वाले दादा का होना एक बड़ा अंतर था। हालांकि उनकी पदवी नामात्र की थी, फिर भी फ्रांस को एक बड़ी विरासत में मिली। जैसा कि फ्रांस को पता था, इसमें 5 संपदाएं, 2 खदानें, कई छोटी कार्यशालाएं और हजारों ऑस्ट्रो हंगेरियन गुल्डन शामिल थे। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन गुल्डन सिक्के का वजन 8 ग्राम था, और इसकी सोने की मात्रा सिक्के बनाने वालों पर निर्भर करती थी, क्योंकि उस समय कोई समान मानक नहीं थे। अब तक फ्रांस को अपने निजी खर्चों के लिए अपने छोटे भत्ते पर निर्भर रहने में कोई समस्या नहीं थी। हाँ माँ, आप जानती हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपनी संपत्ति पर स्वतंत्र शासन कर सकता हूँ। फ्रांज ने तीखा उत्तर दिया। ये यूरोप और पूर्व के बीच सांस्कृतिक परंपराओं में एक और अंतर था। माता पिता और उनके बच्चों के बीच संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। पश्चिम में फ्रांस का अनुरोध पूरी तरह से उचित था, जबकि पूर्व में अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि उसे अच्छी पिटाई दी जाएगी। जब फ्रांज वयस्क हो गया, तो उसके माता पिता को अपने बच्चे की संपत्ति को संभालना बंद करना होगा और उसे इसे स्वयं प्रबंधित करने देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रांज अपनी प्रत्येक संपत्ति का ऑडिट कर सकता है। खैर, आप अपने अधिकार में हैं, लेकिन आपकी उम्र को देखते हुए मैं अगले वर्ष के दौरान आपकी देखरेख करना जारी रखूंगी, और किसी भी बड़े खर्च की सूचना मुझे अवश्य देनी होगी। राजकुमारी सोफी ने काफी विचार करने के बाद कहा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रांज ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। ये सीमाएं केवल छोटी छोटी बातें थीं, जब तक कि वो अपनी संपत्ति का नियंत्रण वापस पा सकता था। यदि वो अपना पैसा अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता है, तो वो सहन कर सकता है कि उसे अपनी मां को रिपोर्ट करना होगा। राजकुमारी सोफी ने शांति से कहा, तो ठीक है फ्रांज, अपने वित्तीय कर्मचारियों को मेरे साथ मामला निपटाने के लिए यहाँ भेजें। आपके इतने वर्षों के खर्च और इसके लिए मेरी प्रबंधन फीस काटने के बाद मैं सारी संपत्ति आपको सौंप दूंगी। वो इसके लिए तैयार थी। सही हिसाब किताब का मतलब था कि अच्छे रिश्ते कायम रखे जा सकते थे। पैसे को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों को खराब होने से बचाने के लिए उसे अपने बेटे के साथ हिसाब किताब करना पड़ा। माँ, मेरा मानना है कि समझौता करना अनावश्यक है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, फ्रांस ने प्रसन्न भाव से कहा। फ्रांस के लिए पैसे के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी, जब तक कि खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा था, क्योंकि उसके पास भविष्य में प्रचुर मात्रा में पैसा पाने के लाखों तरीके होंगे। बेशक उसका भरोसा केवल इसलिए था क्योंकि वो उसकी मां थी।
राजकुमारी सोफी के बारे में अपने ज्ञान के साथ फ्रांज ने नहीं सोचा था कि वह संभवतः अपने ही बेटे को धोखा दे सकती है। फ्रांज, मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि यह आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको इस विकल्प पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं केवल एक बार ही आपके साथ समझौता कर सकता हूँ। राजकुमारी सोफी ने गंभीरता से कहा, बेशक माँ, मुझे ठीक ठीक पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रांज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। 1846 के अंत में फ्रांज ने संपत्ति का हस्तांतरण सफलतापूर्वक पूरा किया। उस वर्ष उनकी कई कार्यशालाएं दिवालिया हो गईं, क्योंकि कार्यशाला की उत्पादन दर उभरते औद्योगिक युग के समय से काफी पीछे थी। सौभाग्य से संपदाएं और खदानें अभी भी अच्छा लाभ कमा रही थीं, जिससे फ्रांज को प्रति वर्ष लगभग 10,000 ऑस्ट्रो हंगेरियन गुल्डन मिल गए। उच्च आय के साथ उच्च व्यय भी आया। अपनी खाता बही की जांच करने पर फ्रांज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनका व्यक्तिगत खर्च उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए उसके कई निजी ट्यूटर्स के खर्चे थे, नौकरों, नौकरानियों, गार्डों, दर्जियों, कोचमैनों का तो जिक्र ही नहीं। ये सभी फ्रांज के अपने खर्च पर आते थे और रखरखाव दायित्वों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। फ्रांज ने फैसला किया कि चूंकि उसके पास पैसा है, इसलिए वो अपने दम पर जिएगा। पिछले वर्षों में उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब उनके पास कुल मिलाकर लगभग 60,000 ऑस्ट्रो हंगेरियन गुल्डन है, जिसमें विरासत से प्राप्त नकदी भी शामिल है। क्या शानदार शैली है! इतने वर्षों तक उन्होंने हाथ में मौजूद नकदी पर लाभांश अर्जित करने के लिए किसी भी चीज में निवेश नहीं किया था। लेकिन फ्रांज ने दोष मढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। उस समय सभी ऑस्ट्रियाई अभिजात वर्ग निवेश में रूढ़िवादी थे। उन्होंने अभी तक एक महान कुलीन वर्ग से भव्य पूंजीपति वर्ग में संक्रमण पूरा नहीं किया था। 13वीं शताब्दी में हैब्सबर्ग साम्राज्य की राजधानी बनने के बाद से वियना न केवल यूरोपीय महाद्वीप का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया, बल्कि दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक बन गया। वर्तमान क्षण कोई अपवाद नहीं था। फ्रांस के खिलाफ युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया ने एक बार फिर एक महान शक्ति के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की थी और इसे रूस के साथ यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में जाना जाता था। 1815 में पवित्र गठबंधन की स्थापना के बाद ऑस्ट्रिया बहाली की ताकतों का प्रतिनिधि, पूंजीवाद के खिलाफ एक नेता और यूरोप में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन गया। हालांकि वैभव के पीछे ऑस्ट्रिया तेजी से गिरावट का अनुभव कर रहा था। 1848 में क्रांति भड़कने पर यूरोप में इसका आधिपत्य समाप्त हो गया। जब फ्रांज एक व्यस्त सड़क पर भारी मन से चल रहा था, तो डूफू की कविता की एक पंक्ति दिमाग में आई, मांस और शराब की समृद्ध दुर्गंध के द्वार, जबकि जमे हुए शरीर सड़क के किनारे पड़े हैं। समय समय पर वियना की हलचल भरी सड़कों पर ठंड से कांपते हुए फटे पुराने लोग जल्दीबाजी में निकल पड़ते हैं। कभी कभी उसने पुलिस अधिकारियों को भिखारियों को भगाने की जल्दी करते या यहाँ तक कि उन्हें बलपूर्वक ले जाते देखा। वो कल्पना नहीं कर सका कि अगर शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर ये दृश्य है तो अगर वो झुग्गियों में जाएगा तो कैसा दृश्य होगा। द लिटिल मैच गर्ल अब वहां परीक्षा नहीं रही, क्योंकि रास्ते में फ्रांज ने बहुत सारे बच्चों को सिगरेट, अखबार, माचिस बेचते देखा। फ्रांज ने पूंजीवाद की बुराइयों को दोष देने की जहमत नहीं उठाई। उन दिनों अधिकांश बच्चों के लिए अपना पेट भरने के लिए ऐसी नौकरी एक बेतुकी इच्छा थी। एक महीने के दौरान फ्रांज ने वियना के सभी मुख्य जिलों की यात्रा की और देखा कि साम्राज्य, जो अपने अंत के करीब था, वास्तव में कैसा था। शायद एक साल बाद वियना क्रांति में लोगों को वास्तव में जिस चीज की जरूरत होगी, वो थी खुद को खिलाने के लिए रोटी और उन्हें गर्म रखने के लिए कपड़े, न कि संवैधानिकता या स्वतंत्रता जैसी अमूर्त चीज की। जब सार्वजनिक बातचीत पर पूंजीपतियों और कुलीनों का प्रभुत्व हो गया, तो तथाकथित क्रांति सत्ता संघर्ष में उनका उपकरण बन गई। इस बीच आम लोग भी इसका शिकार बने। बाद में फ्रांस को पोलिश राष्ट्रवादियों के बारे में एक लेख याद आया जो एक गांव में किसानों को ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ उठने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि जब तक ऑस्ट्रियाई लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है, वे हमेशा खुशी से रहेंगे। नहीं प्रिय महोदय, चीजें उस तरह विकसित नहीं होंगी जैसा आप कहते हैं। आप सबसे दयालु शासक हैब्सबर्ग सम्राट को इस भूमि से दूर भगा देंगे और देश को इसके अंत तक ले जाएंगे। मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे कहा था कि जब पोलिश फेडरेशन अभी भी अस्तित्व में था, तो सरदारों को किसानों को किसी भी तरह से पीटने की अनुमति थी और किसानों के पास मदद के लिए जाने के लिए कहीं नहीं था। सम्राट को इस भूमि से बाहर निकालने के बाद आप में से हर कोई सत्ता का स्वाद चखना चाहेगा और हमें फिर से गुलाम बना देगा। फ्रांस को इतिहास से पता था कि जब वियना विद्रोह विफल हो गया, तो देशभक्त होने का दावा करने वाले पूंजीपति वर्ग को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, जबकि विषयों के जीवन स्तर में वास्तव में काफी वृद्धि होगी। ये कहना मुश्किल है कि इस तरह की स्थिति ने विडंबना की भावना पैदा की। जो लोग शोषक वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे दिन चिल्लाते रहे, वे वास्तव में पूंजीपतियों का एक समूह था,
जबकि सम्राट, जो क्रांति का उद्देश्य था, उन पूंजीपतियों द्वारा वो कार्य किया गया जो वास्तव में क्रांतिकारी कार्य था। जब ये विचार उसके मन में आए तो फ्रांज को एहसास हुआ कि वो पहले से ही जानता था कि आगे क्या करना है। मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुसंख्यकों को एकजुट करना राजनीति में हमेशा सही कदम था। फ्रांज के विचार में देश में सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा हासिल करने से पहले कोई भी संवैधानिक सुधार सिर्फ बकवास था, और लोगों की स्वीकार करने की क्षमता से परे कोई भी सुधार केवल नुकसान पहुंचा सकता है। राउल, प्रधानमंत्री के घर की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, फ्रांज ने शांति से कहा। एक अवतार जो चीजों को उत्तेजित नहीं करेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में पुनर्जन्म नहीं था, ये फ्रांज का आदर्श वाक्य था। अब उसने अपना मन बदल लिया। अब चीजों को उत्तेजित करने का समय आ गया है। 1 घंटे बाद फ्रांज प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। हालांकि उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री मेटरनिक घर पर नहीं थे। फ्रांज के लिए यह उचित था। एक प्रधानमंत्री हमेशा व्यस्त रहता था, विशेषकर मेटरनिच जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री। ये यूरोप और पूर्व के बीच एक और अंतर था। मेटरनिच जैसे शक्तिशाली प्राधिकारी को भी लगेगा कि उसकी शक्ति सीमित है, और ऑस्ट्रिया की राजनीति में प्रभावी होने के लिए उसे सम्राट के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। आर्कड्यूक, कृपया बैठिए। हमने प्रधानमंत्री को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है, सहज चतुर गृहस्वामी ने कहा। उनका निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने प्रधानमंत्री को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन अब ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री कब सूचित करेंगे। वापस आओ। ठीक है, यह अज्ञात होगा और उसके नियंत्रण से बाहर होगा, और चूंकि उसने अपना काम ठीक से किया था, अगर वहां प्रभावशाली लोगों के बीच कोई समस्या थी तो वे निश्चित रूप से उसे शामिल नहीं करेंगे। फ्रांज बिना एक शब्द कहे मुस्कुराया, क्योंकि अप्रासंगिक लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना उसकी आदत नहीं थी। मूल फ्रांज और प्रधानमंत्री मेटरनिच के बीच संबंध घनिष्ठ थे, और उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बाद भी उस संबंध को बनाए रखा था। फ्रांस की राय में शक्तिशाली मंत्रियों को खत्म करना एक क्लासिक परंपरा थी। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को अपने सुधार के लिए दोष लेने के लिए किसी की आवश्यकता होगी, और सबसे अच्छा विकल्प प्रधानमंत्री मेटरनिच होगा, जो पहले से ही कुख्यात था। बहुत ज्यादा खर्च, कोई बोझ नहीं होगा। संभवतः मेटरनिच को ऑस्ट्रिया के लिए पहले से अधिक दोष लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को मेटरनिच जल्दी से लौट आया। फ्रांज इस बात से नाराज नहीं था। उसने जो चाहा खाया और पिया, क्योंकि किसी ने भी उसके पद का अनादर करने का साहस नहीं किया। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, छोटे फ्रांज, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेटरनिच ने दयालुतापूर्वक कहा। हमेशा की तरह फ्रांज उनकी नजर में कनिष्ठ था, क्योंकि मेटरनिच एक पुराना मंत्री था। वो फ्रांज के दादा के जमाने से ही प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रिय मेटरनिच, जब आप मुझसे बात करते हैं तो क्या आप लिटिल को छोड़ सकते हैं? मैं पहले से ही 16 साल का हूं। मेटरनिच के प्रश्न का उत्तर देने से पहले फ्रांज को अपना असंतोष व्यक्त करना पड़ा। ठीक है, प्रिय आर्चड्यूक फ्रांज, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मेटरनिच ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर मेटरनिच, मैं आज यहां सुधार के लिए आया हूं। फ्रांज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। सुधार? फ्रांज, तुमने कब से इस बारे में चिंता करना शुरू कर दिया? या क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? मेटरनिच ने आश्चर्य से पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं 1 महीने से अधिक समय से वियना की खोज कर रहा हूं। मेरे मन में कुछ सवाल है और मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। फ्रांज ने उत्तर दिया। ओह, मैं सभी कान हूं। मेटरनिच ने अपनी रुचि का दिखावा किया। मिस्टर मेटरनिच, इस समय संवैधानिक सुधार के लिए जनता की आवाज बहुत तेज है, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं से मैं मिला उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वे दिन में 3 बार भोजन पाने के लिए हर संभव प्रयास करने में व्यस्त हैं। क्या पैसा इससे अधिक महत्वपूर्ण है, गरिमा? फ्रांज ने पहले से ही उत्तर जानते हुए पूछा। नहीं फ्रांज, वे जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। काम का एक दिन भी गायब होने का मतलब उनके लिए भूख से मरना हो सकता है। जीवित रहने के सामने और कुछ भी मायने नहीं रखता। मेटरनिच ने दृढ़ निश्चयी और निर्णायक होने का दावा किया। ओह, यदि ऐसा मामला है तो हम अपने सुधारों को उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाते? कम से कम उन्हें किसी भी अन्य चीज से पहले पर्याप्त रोटी देने की अनुमति दें।